नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में हमने 16 दिसंबर 2006 13:20 और कोल्हापुर महाराष्ट्र की कुंडली ली है। कुंडली विश्लेषण करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे कारण सहित। मेडिकल लाइन में यह एक कन्या की कुंडली है। बिटिया के लिए मेडिकल का योग कैसा है, मुख्य रूप से यह जानना है। और जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, कैरियर, विवाह आदि की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रह स्पष्ट ही चलते हैं, देखते हैं। मीन लगन की कुंडली है, 12 नंबर यहाँ पर लिखा गया है पहले घर में। तो लगन 14 अंश का है, मीन लगन है। लगन में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि शनि का नक्षत्र है। लगन में शनि बैठे चाहे शनि की दृष्टि हो, चाहे शनि का नक्षत्र हो, तो जीवन में कई बार शनि का प्रभाव जब लगन पे होता है तो शरीर में सुस्ती और आलस्य बढ़ाता है। खासकर जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है, विशेष रूप से विवाह के बाद थोड़ा सा शरीर में शिथिलता आती है, व्यक्ति आराम पसंद ज्यादा होने लगता है। सूर्य कुंडली में 0 अंश का है, धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। चंद्रमा 10 अंश का होकर के तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र है। चंद्रमा जब राहु के नक्षत्र में होता है तो कभी कभी व्यक्ति को कंफ्यूजन वाली, दुविधा वाली स्थिति रहती है। जब भी डिसीजन करना हो, दो चीजों में से किसी एक का चुनाव करना हो या कुछ भी ऐसा हो, तो थोड़ा सा मस्तिष्क में उहापोह की स्थिति बनती है। मंगल 13 अंश का है, वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। बुध 18 अंश का होकर के वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। गुरु 10 अंश का होकर के मित्र राशि वृश्चिक में है, अनुराधा नक्षत्र में है, यह शनि का नक्षत्र है। शुक्र कुंडली में 12 अंश का धनु राशि में, मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में 1 अंश का होकर के सिंह राशि में, मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है। राहु 26 अंश का कुंभ राशि में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। केतु 26 अंश का है, सिंह राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और इसकी डिग्री, ये जो नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लगन शनि के नक्षत्र में है, मंगल शनि के नक्षत्र में है और गुरु शनि के नक्षत्र में है, यानी शनि का नक्षत्र कुंडली में डोमिनेंट हो रहा है। साथ ही साथ दूसरा केतु का, क्योंकि केतु के नक्षत्र में सूर्य, एक दूसरा शुक्र, तीसरा यहाँ शनि, 3 ग्रह जो है शनि के नक्षत्र में है, 3 ग्रह केतु के नक्षत्र में है। तो केतु और शनि का नक्षत्र ज्यादा प्रभावी हो रहा है इस कुंडली में। अब आ जाते हैं कुंडली के विवरण पर। मीन लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी बृहस्पति सबसे परम कारक होगा इस कुंडली में, क्योंकि यह लगन मतलब त्रिकोण और दशम मतलब केंद्र का स्वामी होगा। अच्छी जगह पर बैठा है, नवम भाव में बैठा है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने लायक है, ये जो चारों केंद्र हैं बिटिया के, लगन, चतुर्थ, सप्तम, दशम, चारों केंद्र के स्वामी की युति मंगल जो कि त्रिकोण का स्वामी भाग्येश है उसके साथ है, यानी बुध, मंगल और गुरु की युति एक उत्तम राजयोग बना रही है। लग्नेश नवमेश की युति मानी जाएगी, दशमेश और नवमेश की युति मानी जाएगी, चतुर्थेश नवमेश की युति, सप्तमेश नवमेश की युति मानी जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ मंगल को देख लेंगे तो भाग्येश और नव लग्नेश की भी युति यहाँ पर है, यानी कुल मिलाकर के यह बहुत ही उत्तम किस्म का राजयोग बन रहा है।
अब लग्नेश इनका परम कारक हुआ। लग्नेश बहुत अच्छा है, बृहस्पति 10 अंश का है, लगन की डिग्री 14 अंश है, तो लगन की डिग्री से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पूरा काम भी करेगा यह राजयोग। अब यहाँ पर अगर हम डिग्री कली देखते हैं तो गुरु 10 अंश का है, मंगल 13 अंश का है और बुध 18 अंश का है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर एक और परम शुभ योग बन गया है, गुरु 10 अंश और बुध यहाँ पर 18 अंश, और मंगल का जो 13 अंश है यह इन दोनों के बीच में पड़ेगा, 10 और 18 के बीच। यानी मंगल यहाँ पर शुभ कर्तरी योग में भी बैठा हुआ है। मंगल भाग्य का स्वामी शुभ कर्तरी योग में, जिसके एक तरफ गुरु एक तरफ बुध है, यानी मंगल और अधिक यहाँ पर शुभता प्रदान करने वाला ग्रह बन जा रहा है। मंगल इनको बहुत ही बेहतरीन परिणाम और प्रभाव देने वाला होगा। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, जो कि नवमेश भी है। मंगल की स्थिति सर्वथा बहुत ही उचित है। मंगल राजयोग में है, धन के कारक बृहस्पति के साथ है, यानी इस कुंडली में करोड़पति योग मिल गया हमें। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और यह शुक्र अष्टम भाव का भी स्वामी है, यानी इस कुंडली में जो सबसे प्रबल मारक ग्रह बनेगा वह शुक्र बन सकता है। शुक्र एक प्रबल मारक ग्रह के रूप में काम करेगा। हालांकि शुक्र पीड़ित नहीं है, ना तो शुक्र अस्त है और ना ही शुक्र नीच वगैरह है, इसलिए शुक्र पीड़ित नहीं है। मारक होने के बावजूद भी यह शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशानी नहीं देगा, सिर्फ जीवन में कुछ बीमारियां, तकलीफ और मृत्यु के समय यह भूमिका निभाएगा। शुक्र मारक है और मूल नक्षत्र में बैठा है, केतु के नक्षत्र में है, दसम भाव में है, तो पैर के घुटने में, पैर के घुटने से लेकर के पैर के निचले हिस्से तक में कुछ यह तकलीफ देगा। कुंडली का दसम भाव पैर का घुटना होता है। अब यहाँ पे शुक्र मारक ग्रह है और सूर्य भी छठे भाव का स्वामी होकर के बैठा है, रोग भाव का। तो बाद में जब एज फैक्टर लागू होगा तो पैर के घुटनों से जुड़ी तकलीफ इनको कभी कभार आएगी, कोई बहुत प्रबल रूप से नहीं आएगी क्योंकि दोनों ग्रह पीड़ित नहीं है। लेकिन अब भाव के फलादेश के अनुसार यहाँ पैर के घुटने में दिक्कत दिखती है और धनु राशि में है, तो पैर की जो थाई है, जंघा, वहां पे कभी कभी नसों में खिंचाव, दर्द और पैर के घुटनों में तकलीफ आ सकती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बुध बनता है, जो कि राजयोग में शामिल हो गया। भूमि भवन वाहन, एक से अधिक भवन, एक से अधिक गाड़ी आदि का सुख यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि भाव का स्वामी राजयोग में है। एक अलग राजयोग इन तीनों ग्रहों से मिलके बना है और शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो कि लग्जरी का कारक है। तो जीवन में सुख साधन वैभव तो खूब रहने वाला है, उसकी कोई फिक्र जीवन में होने वाली नहीं है। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है कुंडली में, यह भी इनके लिए कारक ग्रह हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा कारक ग्रह है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य से पीछे है, अस्त है, और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा वीक हो रहा है। चंद्रमा निर्णय लेने में कभी दुविधा पैदा करेगा, सर्दी जुकाम और एलर्जी की दिक्कत भी दे सकेगा, और साथ ही साथ यह चंद्रमा इनको बाद के वर्षों में तकलीफ मानसिक रूप से भी उत्पन्न करेगा, यानी थोड़ा सा तनाव और डिप्रेशन का भी योग यह चंद्रमा बनाएगा जब उम्र उस हिसाब से आएगी। लेकिन सुख साधन वैभव अधिक रहेगा, इस कुंडली से नजर आ जा रहा है। छठे भाव में शनि और केतु की युति है, यानी शत्रुहंता योग बना हुआ है। यहाँ पर शनि 12वें भाव का भी स्वामी होकर के बैठा हुआ है। साथ ही साथ इस शनि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, राहु केतु को छोड़ के, तो यह विपरीत राजयोग भी पैदा करेगा। और शनि छठे भाव में अपने आप ही अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई दूसरा व्यक्ति बुरा करना चाहता है तो खुद उस व्यक्ति के साथ बुरा हो जाता है। शनि और केतु की युति थोड़ा सा भाव के सजीव पक्ष के लिए गड़बड़ करता है, जैसे मामा के सुख में कमी कराने का प्रयास करता है। साथ ही साथ इनको पेट और आंतों से जुड़ी हुई भी कुछ तकलीफें देगा। लेकिन राजयोग के मामले में सुख साधन वैभव, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, शत्रुओं के
मुकाबला करने के मामले में, शत्रुओं को समाप्त करने के मामले में यह योग अच्छा फल देगा। सप्तम भाव का स्वामी बुध ही है, राजयोग में बैठा हुआ है। विवाह के बाद राजयोग में और वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बुध विवाह भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठा है। हालांकि विवाह के बाद ही पूर्ण भाग्योदय होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि भाग्य स्वयं मंगल भाग्य में ही बैठा है, तो भाग्योदय पहले भी होगा, विवाह के बाद और भी। चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ पति की प्राप्ति के बाद यश वैभव खूब बढ़ेगा। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, अष्टम में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, चंद्रमा को थोड़ा बलवान करने की जरूरत रहेगी, आगे इसके लिए बताएंगे। नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, बहुत ही सुंदर युति है। रोग का भाव होता है छठा भाव, रोग भाव का स्वामी कहा गया है दसम भाव में। मेडिकल अगर हम देखते हैं तो छठे भाव से रोग, आठवें भाव से हॉस्पिटल और 12वें भाव से मृत्यु जनित विषय का विचार होता है। तो रोग, अस्पताल और यहाँ पर आठवां मृत्यु, यानी कुछ भी बड़ा शारीरिक कष्ट, इन भावों का स्वामी सूर्य और शुक्र दसम में कैरियर वाले भाव में गया हुआ है। तो यहाँ पर मेडिकल लाइन का बड़ा ही जबरदस्त योग बन रहा है, बिटिया को मेडिकल लाइन में अपार सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य है, तो सूर्य सरकार का तो कारक होता है, छठे भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पर सरकारी सीट मिल जाए इसकी भी संभावना बन रही है। लेकिन सूर्य की डिग्री थोड़ी कम है, इसलिए थोड़ा इंतजार और प्रयास करना पड़ सकता है, और सूर्य की प्रसन्नता थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सूर्य के लिए कुछ उपाय वगैरह, सूर्य भगवान की उपासना आराधना किया जाए तो पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। डिग्री थोड़ी और अच्छी होती तो पूर्ण कॉन्फिडेंस हो जाता, हाँ मिलेगा ही मिलेगा गवर्नमेंट सीट, लेकिन चांस अभी भी है क्योंकि छठे का स्वामी होकर के गया है। अब ये जो छठे का स्वामी सूर्य यहाँ पर आया है, यह सूर्य केतु के नक्षत्र में है। ऐसे लोग अगर सर्जरी लाइन में जाए, क्योंकि छठे में भी केतु है, केतु चीड़ फाड़ और सर्जरी का कारक ग्रह है, तो अगर, और यहाँ जो शुक्र बैठा हुआ है ये भी केतु के नक्षत्र में है, तो सर्जरी वाली लाइन बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। यानी कि एमबीबीएस होने का पूर्ण योग है, उसके बाद अगर ये जो है सर्जरी लाइन में जाएं तो इनके लिए काफी ठीक रहने वाला। साथ ही साथ सूर्य आंखों का भी कारक होता है, तो इसलिए आंखों के डॉक्टर के लिए भी बनने का प्रयास करेंगी तो सफलता मिल जाएगी। हड्डियों का भी कारक सूर्य होता है, हड्डी से जुड़ा और दांतों से जुड़ा हुआ, क्योंकि दांत भी हड्डी ही मानी जाएगी और मंगल भी कुंडली में अच्छा है, तो सर्जरी आंखों का डॉक्टर या दांतों के डॉक्टर के लिए संभावनाएं बहुत अधिक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक संभावना और भी बन रही है कि इनको सरकारी नौकरी के लिए भी ऑफर आ सकते हैं, क्योंकि खस्टेश होकर के दसम भाव में सूर्य गया हुआ है और शनि भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सरकारी सीट मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, इन सब चीजों की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर दसमांश कुंडली आपके सम्मुख रखें D10, जिससे हम कैरियर का ही विचार करते हैं, तो दसमांश में भी सूर्य दसम भाव में ही है और धनु राशि में ही है, यानी लगन वर्गोत्तम है। लग्न कुंडली मीन लगन की है और दसमांश कुंडली भी मीन लगन की ही है। सरकारी नौकरी की प्रॉमिसिंग और बढ़ रही है, मंगल भी यहाँ पर वर्गोत्तम है, तो सरकारी नौकरी, सरकारी सीट मिल जाए पढ़ाई के लिए, इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, चांसेस प्रबल है। अभी करंटली अगर हम दशाओं को देखें तो इस समय इनकी जो महादशा चल रही है गुरु की चल रही है, और गुरु की महादशा में जो अंतर चल रहा है वह बुध का चल रहा है। गुरु और बुध दोनों ही शुभ ग्रह होते हैं। गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा 9 अप्रैल 2024 से चलेगी, जुलाई 2026 तक चलेगी। तुला राशि है, तुला राशि की कोई अभी साढ़े साती वगैरह भी नहीं चल रही है। गुरु का गोचर वृषभ राशि में है। अगले साल गुरु जो है दसम भाव को देखेगा भी 2025 में, यानी यह योग और भी मजबूत हो रहा। अगले साल के गोचर भी काफी अच्छे और मजबूत हो रहे हैं, इसलिए 2025 में एमबीबीएस में एडमिशन होने के प्रबल चांस है, और सीट भी गवर्नमेंट मिल जाए, या इनकेस थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो भी कॉलेज बहुत अच्छा मिलने वाला है।
यहाँ पर सूर्य दसम भाव में होता है तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे लोग अपने कुल के दीपक होते हैं, अपने कुल खानदान में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। जो सबसे ज्यादा तरक्की किया हुआ व्यक्ति होता है उनसे भी आगे निकल जाते हैं। यानी सूर्य यहाँ पर काफी बेहतर प्लेसमेंट में है। अगर हम इन्होंने दिशा के बारे में भी पूछा है कि कॉलेज के लिए कौन सी दिशा ली जाए, तो दिशा में देखिए जो ग्रह मजबूत और बलवान होते हैं वो दिशाएं ठीक होती हैं। सूर्य बलवान है, पूरब दिशा ठीक है, गुरु और मंगल भी ठीक है, राजयोग में है। उत्तर पूरब दक्षिण ये दिशाएं इनके लिए ठीक है। पश्चिम का थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पश्चिम का स्वामी शनि है और राहु होता है, जो कि लगन के लिए बहुत फेवरेबल प्लानेट नहीं है। सूर्य भी लगन का मित्र है, गुरु तो स्वयं लग्नेश है, मंगल भी लगन का मित्र है। तो लगन की दिशा जो है उत्तर पूरब और दक्षिण में इनके लिए ज्यादा चांसेस बनेंगे, ये दिशाएं इनके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेंगी। अब विश्लेषण कर लेते हैं 12वें भाव में बैठे हुए राहु का। 12वें भाव में राहु बैठा है, शनि की राशि में बैठा है और शनि इसे वापस घूम के देख भी रहा है। 12वें भाव का राहु अच्छा फल तो नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति 12वें का राहु कभी कभी व्यक्ति को काल्पनिक दुनिया में लेकर के जाता है। व्यक्ति कभी कभी यथार्थ से हट करके सोचने लगता है। और 12वें का राहु है जिसपे शनि की दृष्टि है। तो जो अभी मैंने बताया कि इनको आगे पैर और घुटनों में तकलीफ होगी, यह चीज यहाँ से और भी बढ़ रही है। यानी इनको अपने बैठने का तरीका सही रखना होगा क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम आएगी स्पाइन की, यानी कमर की। स्पाइन की प्रॉब्लम के कारण से इनको आगे चल करके पैर और घुटनों की भी तकलीफ होगी, जो कि राहु यहाँ बैठा है और शनि भी देख रहा है। तो स्पाइन से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। अभी से उसमें बैठने उठने का तरीका, लेटने का तरीका सही रखने की जरूरत रहेगी। शनि केतु यहाँ पर है तो भूख प्यासे अच्छी देते हैं, और लेकिन शनि यहाँ पर शत्रुंता योग बनाता है तो स्वास्थ्य को भी बाधित करता है। अब अगर हम देखें, सारांश निकालें, तो यहाँ पर कैरियर बहुत ही शानदार है। जीवन में भौतिक सुख साधन यश प्रसिद्धि बहुत शानदार है। शारीरिक परेशानियां, रोग बीमारियां कोई भी गंभीर कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत चलता रहेगा, स्पाइन की प्रॉब्लम और पैर के घुटनों में दिक्कत उम्र बढ़ने के साथ आएगी, लेकिन वह भी कुछ इतना ज्यादा नहीं होगा कि जीवन प्रभावित हो जाए। कुंडली मांगलिक नहीं है, मंगल अच्छा बैठा हुआ है। इन घरों में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है, कुंडली मांगलिक नहीं है। विवाह भाव का स्वामी बुध है जो कि अच्छी स्थिति में राजयोग में है और पति के कारण गुरु के साथ ही बैठा हुआ है। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी यहाँ पर अच्छा संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए हम D9 भी देख लेते हैं। तो नवमांश कुंडली अगर हम देखते हैं तो नवमांश कुंडली के लगन में किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ सुख भाव होता है चतुर्थ, वैवाहिक सुख के लिए नवमांश का चतुर्थ भाव देखेंगे। यहाँ पर भी किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वैवाहिक सुख भी अच्छा रहने वाला है। लग्नेश यहाँ पर मंगल है, 12वें भाव में गया है, गुरु के साथ में गया हुआ है। दो के दोनों कारक ग्रह है, दोनों की युति यहाँ पर बन रही है। तो 12वें में जाने का मतलब होता है कि इनका विवाह जहां पर होगा, ये हस्बैंड के साथ विवाह के बाद मूल जो ससुराल होगी वहां से अलग हट करके किसी दूसरी जगह पर ये दोनों लोग अपना निवास बनाए, ऐसी संभावना बन जाती है। साथ ही साथ अगर यहाँ नवमांश का दसम भाव देखें तो 10 में सूर्य है, छठे में आया है। यानी मेडिकल फील्ड या छठे भाव से जुड़ा हुआ काम करने वाला पति मिल सकता है। छठे भाव में मेडिकल आता है, छठे भाव में वाद विवाद यानी वकालत वगैरह का काम आता है, दवा हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम आते हैं। इनके जो पति होंगे उनको चश्मा लगेगा क्योंकि शनि नवमांश में नीच का है और सूर्य के साथ है। हालांकि इनकी कुंडली में भी सूर्य की डिग्री कम है तो चश्मा लगने का चांस इनको भी है, लेकिन थोड़ा सा जिससे विवाह होगा उनको थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी जल्दी ग्रो होगी, सर्जरी वगैरह भी आंखों की उनको करानी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं विवाह के टाइमिंग की कि विवाह कब तक हो सकता है। इसके लिए हमें दशाओं पर चलना पड़ेगा।
कुंडली में लेट मैरिज के कुछ योग ऐसे दिखते नहीं है कि देर से विवाह हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि 7वें भाव का स्वामी बुध है। बुध की दशा और अंतर्दशा प्रभावी रहेगी। वह ग्रह जो बुध के नक्षत्र में बैठा हो, एक तो बुध खुद बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, साथ ही साथ नवमांश का जो लग्न लॉर्ड मंगल है उसकी अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। तो विवाह की टाइमिंग के लिए अभी वर्तमान में गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, लेकिन अभी एज फैक्टर काम करता है विवाह के लिए। अभी विवाह की संभावनाएं नहीं है। विवाह का एक योग तो अभी भी है, मतलब गुरु में बुध चल रहा है, दशा चल रही है, लेकिन दशाओं के हिसाब से आयु भी पूरी होनी चाहिए। तो अभी आयु फैक्टर काम नहीं कर रहा, तो इनके विवाह का जो दूसरा टाइमिंग बने वह समय निकल के आता है गुरु में मंगल की अंतर्दशा। गुरु में मंगल क्यों? क्योंकि मंगल जो है यह नवमांश कुंडली का लग्नेश है। और गुरु की महादशा, क्योंकि गुरु जो है स्त्रियों के लिए पति का कारक होता है, विवाह भाव का कारक होता है। साथ ही साथ विवाह भाव के स्वामी बुध के साथ एक ही राशि और एक ही भाव में बैठा हुआ है। और मंगल जो है नवमांश कुंडली का लग्नेश है, इसलिए एक तो विवाह का योग अप्रैल 2032 से मार्च 2035 का निकल के आता है। विवाह का योग इनका दूसरा जो बन के निकल के आता है वह जब शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में बुध का प्रत्यंतर रहे, जनवरी 2036 से जुलाई 2036 के बीच का आता है। जनवरी से जुलाई 2036, लेकिन इस योग में संभावना कम है। जो पहली टाइमिंग आ रही है वही सबसे ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है, यानी गुरु में मंगल की अंतरदशा में विवाह लगभग हो जाएगा। विवाह हो जाने के योग है। इनकेस छूटता है इधर तो फिर 2036 में विवाह योग जाएगा। वैसे ये बहुत प्रबल योग है। अब अगर हम कुंडली में नौकरी और व्यवसाय में से जज करें तो यह नौकरी वाली कुंडली बनती है। छठा भाव नौकरी के लिए होता है और छठे भाव में स्थिर राशि में शनि और केतु बैठे हुए हैं। नौकरी के लिए यह योग अच्छा होता है। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र की युति दशम भाव में है। व्यक्ति थोड़े दिन नौकरी कर सकता है, या उस नौकरी के बाद में दो चीजें घटित होंगी जो इनका जीवन जाएगा जिस दिशा में मैं बताता हूँ। पहले नौकरी का योग है, हो सकता है थोड़े दिन प्राइवेट प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद या तो ये सरकारी नौकरी में जाएंगी या फिर इनकी स्वयं की क्लिनिक होगी, और बहुत बड़ी क्लिनिक या बहुत बड़ा अस्पताल होगा, क्योंकि सूर्य दशम में है तो ये जो चीजें देगा वहां पे मालिक बना के रखेगा। या तो सरकारी नौकरी में जाएंगी, हाथ में अथॉरिटी रहेगी, पावर रहेगी, या फिर इनकी स्वयं की जो है क्लिनिक होगी, बड़ा हॉस्पिटल होगा। शुरू में थोड़े समय के लिए, चूंकि यहाँ पर शनि केतु हैं और शनि की दशा भी चलेगी, तो कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हुए ये नजर आएंगे। यानी दो संभावनाएं हैं, नौकरी रहेगी तो अंततः वह सरकारी क्षेत्र की रहेगी, अथवा प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे तो स्वयं का हॉस्पिटल रहेगा। संतान आदि के परिप्रेक्ष्य से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है, जहाँ पर उसकी उच्च की राशि पड़ रही है, तो संतान के लिए भी इस कुंडली में कोई दुर्योग नहीं बना है। अब अगर इनको कभी शारीरिक रूप से परेशानियां आएंगी, शरीर में दर्द पीड़ा आलस्य, तो शनि के लिए दान किया जाए शनि की वस्तुओं का शनिवार को। दूसरा, इनकी कुंडली में मंगल अच्छा प्लैनेट है तो मंगल के लिए मूंगा पहना जा सकता है, लाल मूंगा पहन लें। और त्रिकोण में मंगल बैठा है, इसलिए अगर तिकोना मूंगा मिले तो और भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति के लिए पुखराज पहना जा सकता है। सूर्य की डिग्री कम है, इसलिए सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। इसके अलावा अन्य किसी ग्रह के लिए कोई जरूरत नहीं है। चंद्रमा वीक है, अष्टम में है, पंचम का स्वामी है, तो चंद्रमा के लिए स्टोन तो नहीं पहना जा सकता है, लेकिन चंद्रमा के लिए यहाँ पर एक चांदी का कड़ा या शरीर पे चांदी से जुड़े हुए आभूषणों को रखना इनके लिए ज्यादा उचित रहेगा।
सबसे छोटी अंगुली में कनिष्ठा में हमेशा एक चांदी की रिंग इनको पहननी चाहिए, और भी चांदी के आभूषण वगैरह, पायल वगैरह या ऐसी कोई भी चीजें पहनने से चंद्रमा बलवान होगा। अभी इनके अष्टक वर्ग को देखते हैं। अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट है, क्या है, वहां से भी हम कुछ फलादेश निकालते हैं, राजयोग जो बने हुए हैं। यह इनकी अष्टक वर्ग की कुंडली है। लगन में 32 पॉइंट्स है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। एवरेज पॉइंट जो होते हैं वो 28 होते हैं। तो लगन में काफी पॉइंट है, यानी आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। धन भाव के पॉइंट अधिक हैं, 28 पॉइंट है। व्यय में 20 है, व्यय से ज्यादा होना चाहिए, तो व्यय से ज्यादा यहाँ पर धन भाव में है। और लाभ भाव में 27 पॉइंट है, ये भी व्यय भाव से ज्यादा है, जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पर यह कुंडली धन के लिए अत्यधिक उचित दिखाई दे रही है, धन योग मेंटेन है। लगन में 32 पॉइंट है और सप्तम में 33 है। पति और पत्नी, सप्तम पति का है और ये स्वयं है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 1 पॉइंट का अंतर है। यानी दोनों में डोमिनेंट कोई नहीं होगा, लगभग दोनों समान आचरण व्यवहार वाले होंगे, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर संतान भाव में 25 पॉइंट है, और लगन कुंडली में हमने देखा था कि चंद्रमा संतान का स्वामी जो है अष्टम में है, तो संतान में थोड़ी विलंब हो सकती है। छठे भाव में 38 पॉइंट है, और इसी भाव में शनि और केतु बैठे हुए थे। तो दो क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसमें पॉइंट का अधिक होना अच्छा माना जाएगा। ये जो पॉइंट होते हैं ये भाव को बल प्रदान करते हैं। तो शनि और केतु क्रूर ग्रह बैठे हैं, भाव में बिंदु अधिक है, यानी इन दोनों ग्रहों के वजन को, इन दोनों ग्रहों के वेट को सहने में यह भाव सक्षम है, हैंडल कर लेगा, क्योंकि भाव में पॉइंट अधिक है। यानी कुल मिलाकर के शनि केतु से भी कोई खास दिक्कत स्वास्थ्य की आने वाली नहीं है। अन्य चीजें यहाँ पर काफी ठीक है, कुंडली अच्छी है, तो इसलिए यहाँ पर अष्टक वर्ग प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। मुख्य चीज जो था धन का, यहाँ पर दिखाई दे रहा, जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई विसंगति और समस्या नहीं आएगी। भाई बहनों के सुख के लिहाज से अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में छोटे और बड़े भाइयों के सुख को देखते हैं, तो बड़े भाई का सुख इनको बनता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है कि इनकी कुंडली का, लगन कुंडली का एकादश भाव जो है वहां से हम बड़े भाई और को देखते हैं। तो यहाँ पर शनि स्वामी है, शनि छठे में गया है, भाई से झगड़ा होता रहेगा, तू मैं होता रहेगा। लेकिन भाई का सुख यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर जो D3 है, यहाँ पर लगन में क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और लगन पर गुरु की दृष्टि भी है, तो रिलेशनशिप भी ठीक दिखाई दे रही है। पिता का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि सूर्य दशम में है, पिता को इनसे काफी सुख मिलेगा, पिता का नाम रोशन करेंगी, पिता के लिए केयरिंग होंगी, माता के लिए भी वही चीज लागू है। मामा और ननिहाल पक्ष से कुछ दिक्कत दिखाई देती है, सुख में कमी, या ननिहाल पक्ष परेशानी में रहे, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। मामा का कोई ऑपरेशन भी हो, या मामा होते ही नहीं है, ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं जब शनि केतु यहाँ पर होता है। ओवरऑल कुंडली काफी अच्छी है, ठीक है।